नमस्कार। आज की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेजों और कुछ दुर्लभ नोट्स का एक बहुत ही शानदार कलेक्शन है। जी बिल्कुल। और ये नोट्स भारतीय इतिहास के एक बहुत ही शक्तिशाली अध्याय की पूरी तस्वीर पेश करते हैं। सही कहा आपने। जी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है भगवान बिरसा मुंडा और उनका उलगुलान। यानी कि वो महाविद्रोह जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। एकदम सही। आज का हमारा मिशन ये गहराई से समझना है कि आखिर कैसे मात्र 25 वर्ष का एक युवा धरती आबा बन गया। धरती आबा का मतलब होता है धरती का पिता। और कैसे जंगलों में बांसुरी बजाने वाले एक साधारण लड़के का संघर्ष इतना विशाल हो गया कि उसने आने वाली कई सदियों के लिए आदिवासियों के भूमि अधिकारों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल पहले पॉइंट से करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 15 नवंबर 1875 से। दिन बृहस्पतिवार था। हाँ। और मुंडा जनजाति की परंपरा के अनुसार बृहस्पतिवार को जन्म लेने के कारण ही इस बच्चे का नाम बिरसा रखा गया। जन्म का स्थान था उलीहातू गांव, जो आज के समय में अगर हम मैप में देखें तो झारखंड के खूंटी जिले में पड़ता है। बिल्कुल। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी मुंडा था। दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक बात जो बहुत स्पष्ट होती है वो ये है कि उनका बचपन किसी भी अन्य आम आदिवासी बच्चे की तरह ही था। प्रकृति के बहुत करीब। जी। उनका बचपन मुख्य रूप से चलकत गांव और अपने ननिहाल में बीता। उन्हें बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। और बताया जाता है कि वो इसमें बहुत माहिर भी थे। बहुत ज्यादा। और यही प्रकृति से जुड़ाव भी था जो आगे चलकर उनके पूरे आंदोलन की नींव बना। लेकिन अगर हम नोट्स के अगले हिस्से पर आए, उनकी शुरुआती शिक्षा की बात करें तो वो भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, उनकी प्रारंभिक शिक्षा सालगा गांव में हुई थी, जहां उनके शिक्षक जयपाल नाग थे। जयपाल नाग ने ही सबसे पहले इस युवा के भीतर छिपी कुशाग्र बुद्धि को पहचाना था। सही कहा। और उनकी सलाह पर ही बिरसा को आगे की पढ़ाई के लिए भेजा गया। लेकिन असली वैचारिक मंथन तब शुरू होता है जब वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, कि जब उन्हें चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके वैचारिक निर्माण में कितनी अलग-अलग विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। उस दौर में अंग्रेजों के राज में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अक्सर मिशनरी स्कूलों का ही सहारा होता था। और वहाँ का नियम था कि प्रवेश के लिए ईसाई धर्म अपनाना अनिवार्य था। बिल्कुल। सिर्फ स्कूल में दाखिले के लिए धर्मांतरण हुआ और उनका नाम बिरसा डेविड या कहले बिरसा दाऊद रखा गया। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। इस अनुभव ने उन्हें मिशनरियों के काम करने के तरीके को समझने का मौका दिया। जी। उनके साहित्य और पश्चिमी दुनिया की सोच को बहुत करीब से समझने का मौका दिया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। कुछ समय बाद वो आनंद पांडे नामक एक व्यक्ति के संपर्क में आए, जो कि वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए थे। एकदम सही। उनके प्रभाव में आकर बिरसा पर हिंदू धर्म की वैष्णव विचारधारा का बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने रामायण और महाभारत का अध्ययन किया। जनेऊ भी धारण किया है ना? हाँ। और शुद्धता, पवित्रता तथा अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत बात है। क्लास में सभी लोग जरा सोचिए, एक युवा जिसके पास अपनी मूल आदिवासी मुंडा परंपराओं की गहरी समझ है, जिसने ईसाई मिशनरी स्कूल से पश्चिमी तालीम और दर्शन को सीखा है, और जिसने वैष्णव परंपरा से आध्यात्मिक पवित्रता को भी अपनाया है। इन तीनों बिल्कुल अलग-अलग विचारधाराओं ने मिलकर उनके सोचने के तरीके को एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण दिया। वो दुनिया को सिर्फ एक सीमित दायरे से नहीं देख रहे थे। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। इतनी गहरी दार्शनिक समझ रखने वाला ये युवा अचानक एक बहुत बड़े हिंसक विद्रोह का नेता कैसे बन गया? वो कौन सा संकट था जिसने उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया? इसे समझने के लिए हमें उस समय की खूंट कट्टी व्यवस्था को समझना होगा। तो अब अगले पॉइंट पर ध्यान देते हैं। खूंट कट्टी व्यवस्था क्या थी? मान लीजिए एक गांव है, और वो गांव मुंडा समाज की आत्मा की तरह था। बिल्कुल। ये व्यवस्था कोई कानूनी कागज नहीं था, बल्कि जीने का एक तरीका था। खूंट का मतलब होता है एक परिवार या वंश। इस प्रणाली के तहत जंगल की जो जमीनें साफ करके खेती लायक बनाई गई थीं, उन पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं होता था। वो जमीन पूरे समुदाय की साझी संपत्ति होती थी। हर कोई मिलकर मेहनत करता था और जो भी उपज होती थी उसे सब आपस में बांट लेते थे। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जमींदार नहीं, कोई मजदूर नहीं। ये एक बहुत ही समतामूलक समाज था
जहां प्रकृति और इंसान एक दूसरे के पूरक थे। लेकिन इस खूबसूरत और शांत व्यवस्था पर 18वीं सदी के अंत में एक बहुत बड़ा और क्रूर प्रहार हुआ। 1793 में अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों को तो सिर्फ लगान से मतलब था। हाँ, उन्होंने इस सामूहिक जमीन को रातों रात व्यक्तिगत संपत्ति में बदल दिया और बाहर से जमींदारों को लाकर आदिवासियों के सिर पर बैठा दिया। इन बाहरी लोगों को आदिवासी अपनी भाषा में दिक्कू कहते थे। दिक्कू यानी बाहरी शोषक। इनमें अंग्रेज अफसर, जमींदार, महाजन और ठेकेदार शामिल थे। और रही सही कसर 1882 के वन अधिनियम ने पूरी कर दी। उस वन अधिनियम ने क्या किया? इस कानून ने उन आदिवासियों को जो हजारों सालों से जंगल में रह रहे थे, उनके ही जंगल में गैरकानूनी घोषित कर दिया। मतलब अब वे अपने ही जंगल से न तो लकड़ी काट सकते थे, न फल इकट्ठा कर सकते थे और न ही अपने जानवर चरा सकते थे। बिल्कुल। इन नए कानूनों ने आदिवासियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। शोषण का एक ऐसा अंतहीन चक्र शुरू हुआ जिसकी कल्पना भी डरावनी है। बाहर से आए दिक्कुओं ने आदिवासियों पर भारी लगान लगा दिया था। और जब वे लगान नहीं चुका पाते तो महाजन उन्हें बहुत ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देते। और जाहिर है एक गरीब किसान वह कर्ज कभी नहीं चुका पाता था। फिर उनकी पुश्तैनी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। हाँ, जो किसान कल तक जमीन का मालिक था वो आज उसी जमीन पर एक गुलाम बनकर रह गया था। इसके साथ ही बैठ बेगारी नाम की एक बेहद अमानवीय प्रथा शुरू हुई। बैठ बेगारी, इसका मतलब था बिना कोई पैसा या अनाज दिए जबरन मजदूरी करवाना। जमींदार और ठेकेदार आदिवासियों से दिन रात जानवरों की तरह काम करवाते थे। अगर कोई मना करता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता था। ये एक तरह की गुलामी थी जिसने पूरे समाज की कमर तोड़ दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदिवासियों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। अगर हम टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाएं, बिरसा मुंडा के उदय से बहुत पहले, हाँ, 1858 से लेकर 1890 तक सरदारिया लड़ाई चली थी। इसे मुल्की लड़ाई या जमीन की लड़ाई भी कहा गया। ये कोई हिंसक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण और कानूनी लड़ाई थी। मुंडा सरदारों ने वकीलों के जरिए अंग्रेजी अदालतों में अर्जियां लगाईं, याचिकाएं दायर कीं। वे कलकत्ता तक गए अपनी फरियाद लेकर। लेकिन 32 सालों के इस लंबे संघर्ष का नतीजा क्या निकला? 0, 0। अंग्रेजी अदालतें उन जमींदारों के पक्ष में ही फैसला सुनाती थीं जो खुद अंग्रेजों के चमचे थे। इस पूरी विफलता ने मुंडा समाज को एक बहुत ही कड़वा सच सिखा दिया कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली उनके लिए नहीं बनी है। शांतिपूर्ण और कानूनी तरीकों से उन्हें उनका हक कभी नहीं मिलने वाला। और यहीं से मंच तैयार होता है एक नई तरह की क्रांति का। अब हम आ गए 1895 के दौर में। बिरसा मुंडा ये बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि 32 सालों की कानूनी हार ने समाज को अंदर से तोड़ दिया है। लोग निराश थे, डरे हुए थे और शराब तथा अंधविश्वासों के नशे में खुद को डुबो रहे थे। बिल्कुल। एक ऐसा बिखरा हुआ समाज कभी भी एक ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं लड़ सकता था। इसीलिए 1895 में बिरसा ने बिरसाहित पंथ की स्थापना की। ये समाज को भीतर से साफ करने की एक मुहिम थी और बिरसाहित पंथ के नियम बहुत ही स्पष्ट और सख्त थे। उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करनी होगी और केवल एक ईश्वर, सिंगबोंगा, जो कि सूर्य का प्रतीक है, उसकी उपासना करनी होगी। उन्होंने पशु बलि का पूरी तरह से विरोध किया, जो उस समय आदिवासी समाज में बहुत आम बात थी। साथ ही समाज में फैले जादू टोने और अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने हड़िया और अन्य देसी शराब के सेवन पर सख्त पाबंदी लगा दी। उन्होंने लोगों से कहा कि वे साफ सुथरे रहें, पवित्रता से जिएं और अपने चरित्र को मजबूत करें। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई साधारण धार्मिक उपदेश नहीं था। वो धर्म के जरिए राजनीति की जमीन तैयार कर रहे थे। एकदम सही। वो जानते थे कि शराब की लत और आपसी अंधविश्वासों में बटा हुआ समाज कभी भी एकजुट होकर एक सेना का रूप नहीं ले सकता। नैतिक और चारित्रिक उत्थान दरअसल एक बहुत बड़े महाविद्रोह की पहली सीढ़ी थी। धर्म तो बस लोगों को एक धागे में पिरोने का एक माध्यम था। उनका अंतिम लक्ष्य तो राजनीतिक स्वतंत्रता ही था। वो अपने लोगों का खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लाना चाहते थे। और ये आत्मसम्मान जैसे जैसे वापस आया, वैसे वैसे बगावत के सुर तेज होने लगे। 1895 में ही मात्र 20 साल की उम्र में बिरसा ने वो ऐतिहासिक नारा दिया,
जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी। महारानी राज टुंडू जाना, अबुआ राज एटे जाना। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ था कि महारानी विक्टोरिया का राज अब खत्म हो और हमारा अपना यानी आदिवासियों का राज शुरू हो। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से आह्वान किया कि वे जमींदारों को लगान का एक भी पैसा देना पूरी तरह से बंद कर दे। ये सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के आर्थिक तंत्र पर हमला था। बिना खून बहाए ये एक बहुत बड़ी खुली चुनौती थी। इस बगावत को देखकर ब्रिटिश प्रशासन में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि अगर इस युवा को अभी नहीं रोका गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। नतीजतन 1895 की रात को बिरसा को उनके घर से सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर दंगा भड़काने का आरोप लगाकर उन्हें 2 साल के लिए हजारीबाग जेल भेज दिया गया। अंग्रेजों को लगा था कि नेता के जेल जाते ही आंदोलन खुद ब खुद दम तोड़ देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 2 साल बाद 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के जश्न के मौके पर राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया, जिनमें बिरसा भी शामिल थे। और यहाँ कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उन्होंने सोचा जेल बिरसा को तोड़ देगी। लेकिन इसके विपरीत जेल के उन 2 सालों ने बिरसा को और भी ज्यादा दृढ़ और आक्रामक बना दिया था। रिहाई के बाद का समय यानी 1898 से 99 का दौर महान उलगुलान यानी महाविद्रोह की गुप्त तैयारियों का दौर था। अब लड़ाई कानूनी या शांतिपूर्ण नहीं होने वाली थी। डोम्बारी बुरू और सिम्बुआ की घनी और दुर्गम पहाड़ियों पर आधी रात के समय गुप्त बैठकें होने लगी। हजारों की संख्या में आदिवासी अपने पारंपरिक हथियारों के साथ वहां जुटने लगे। इस पूरी सैन्य तैयारी में गया मुंडा को सेनापति बनाया गया, जो रणनीतिक रूप से बहुत ही सक्षम थे। ये कोई आमने सामने की परंपरागत लड़ाई नहीं थी। आदिवासियों के पास बंदूकें तो थी नहीं। हाँ, उनके पास तीर कमान और कुल्हाड़ियां थीं। इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध यानी गुरेला वॉरफेयर की रणनीति अपनाई। वे जंगलों के चप्पे-चप्पे से वाकिफ थे। संदेशों को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही गुप्त और अनोखा तरीका अपनाया गया। साल के वृक्ष की टहनियों और तीरों को प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगर किसी गांव में साल की टहनी पहुंचती तो इसका मतलब था कि उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना है। ये एक ऐसा संचार नेटवर्क था जिसे अंग्रेज कभी डिकोड नहीं कर पाए। उनका लक्ष्य स्पष्ट था। पुलिस, अंग्रेज अफसर, जमींदार और वो सभी शोषक जो इस क्रूर व्यवस्था का हिस्सा थे। और फिर अंततः वो दिन आ गया जिसके लिए ये सारी तैयारी हो रही थी। 24 दिसंबर 1899। जब अंग्रेज और मिशनरी क्रिसमस के जश्न में डूबे थे, तब खूंटी, तमाड़, बसिया और रांची के थानों और शोषकों के ठिकानों पर एक साथ भयानक हमले हुए। तीरों की बारिश होने लगी। ये कोई छिटपुट घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सुनियोजित और व्यापक विद्रोह था, जिसका एक ही उद्देश्य था अपनी धरती को दिक्कों से पूरी तरह मुक्त कराना। कुछ ही दिनों में पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र उलगुलान की आग में सुलगने लगा। लेकिन हर क्रांति की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जनवरी 1900 का वो समय इस पूरे ऐतिहासिक दस्तावेज का सबसे दर्दनाक और खून से सना हुआ पन्ना है। 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी पहाड़ी, जिसे सेल रकाब भी कहा जाता है, उस पर हजारों आदिवासी इकट्ठा थे। इनमें सिर्फ लड़ाके नहीं थे, बल्कि बड़ी संख्या में उनकी महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। तभी कमिश्नर फोर्ब्स और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड ने अपनी भारी भरकम हथियारों से लैस सेना के साथ पूरी पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। उस दिन डोमारी बुरू की पहाड़ी आदिवासियों के खून से लाल हो गई थी। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। इतिहासकार इस भयावह नरसंहार की तुलना अक्सर जलियांवाला बाग से करते हैं, क्योंकि क्रूरता का स्तर बिल्कुल वैसा ही था। ये सुनकर ही किसी का भी दिल दहल जाए। इस नरसंहार के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने बिरसा मुंडा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उन पर 500 रुपए का एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। और फिर वही हुआ जो अक्सर भारतीय इतिहास के क्रांतिकारियों के साथ होता आया है, धोखा। 3 फरवरी 1900 को जब बिरसा मुंडा चक्रधरपुर के जमकोपारी जंगल में गहरी नींद में सो रहे थे, तब एक स्थानीय मुखबिर ने पैसों के लालच में अंग्रेजों को उनके ठिकाने की जानकारी दे दी। अपनों के ही धोखे ने धरती आबा को हथकड़ियों में जकड़वा दिया। उन्हें पकड़कर रांची जेल लाया गया। और 9 जून 1900 को, जब उनकी उम्र महज 25 साल की थी,
रांची जेल की कालकोठरी में उनका निधन हो गया। सरकारी रिकॉर्ड्स में लिखा गया कि उनकी मौत हैजा यानी कॉलरा से हुई है। लेकिन आम लोगों और जनश्रुतियों में ये बात आज भी दृढ़ता से मानी जाती है कि अंग्रेजों ने मुकदमे से बचने के लिए उन्हें धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन दिया था। एक 25 साल के युवा का इस तरह दुनिया से चले जाना एक अपूरणीय क्षति थी। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? बिरसा चले गए, सैकड़ों आदिवासी मारे गए, उलगुलान को कुचल दिया गया। क्या ये सब व्यर्थ चला गया? क्या वो बलिदान खाली गया? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि उलगुलान विफल रहा। हाँ, भले ही बिरसा मुंडा शारीरिक रूप से नहीं रहे, लेकिन उनके इस महाविद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को इस कदर हिला दिया था कि उन्हें अपनी नीतियां पूरी तरह से बदलनी पड़ी। अंग्रेज समझ गए थे कि आदिवासियों के जमीन के अधिकारों से छेड़छाड़ करना आग से खेलने के बराबर है। इसी उलगुलान का सीधा परिणाम था 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे हम आज CNT एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट का ड्राफ्ट फादर जॉन हॉफमैन ने तैयार किया था, जो मुंडा समाज की जमीनी व्यवस्था और उनकी संस्कृति को बहुत गहराई से समझते थे। इस अधिनियम को अक्सर आदिवासियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस CNT एक्ट ने जमीन के सारे समीकरण ही बदल दिए। चलिए इसके मुख्य प्रावधानों को समझते हैं, जिसने आज तक आदिवासियों की जमीनों को बचाकर रखा है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण धारा है धारा 46। इस धारा ने एक ऐसी कानूनी दीवार खड़ी कर दी कि कोई भी गैर आदिवासी किसी आदिवासी की जमीन खरीद ही नहीं सकता। यानी जमीन अब हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। इसके अलावा अंग्रेजों ने जो हुटकट्टी अधिकार छीन लिए थे, वे मुंडारी हुटकट्टीदारों को वापस दे दिए गए। अब सामूहिक स्वामित्व फिर से कानूनी रूप से वैध हो गया। और इतना ही नहीं, भुईहरी जमीन यानी वो जमीन जिसे आदिवासियों ने पीढ़ियों से साफ करके खेती लायक बनाया था, उसका बाकायदा सर्वे करवाया गया। अधिकारों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया ताकि कोई भी भविष्य में उस पर अपना कब्जा न जता सके। और सबसे बड़ी बात, जिस बैठ बेगारी ने आदिवासियों का जीवन नर्क बना रखा था, उसे हमेशा के लिए गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। आगे चलकर जब भारत आजाद हुआ और हमारा अपना संविधान बना, तो इस CNT एक्ट के महत्व को देखते हुए इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। इसका मतलब ये है कि इससे सामान्य न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिल गई है और कोई भी सरकार इसमें आसानी से संशोधन नहीं कर सकती। आज 100 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ये एक्ट आदिवासियों की जमीन के लिए एक अभेद्य संवैधानिक ढाल बना हुआ है। यह एक अविश्वसनीय विरासत है। एक 25 साल के लड़के का संघर्ष आज भी कागजों पर एक रक्षा कवच बनकर खड़ा है। अब अगर हम आज के समय की बात करें, तो भगवान बिरसा मुंडा की इस आधुनिक विरासत को पूरा देश कैसे याद कर रहा है? साल 2021 में भारत सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया। 15 नवंबर, जो कि बिरसा मुंडा की जयंती है, उसे आधिकारिक रूप से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ये दिन सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उन सभी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। इसके साथ ही विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, जिन्हें PVTG कहा जाता है, उनके उत्थान के लिए PM जनमन योजना शुरू की गई है। और राजनीतिक विरासत की बात करें तो 15 नवंबर 2000 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ही दक्षिण बिहार के आदिवासी बहुल इलाकों को अलग करके एक नए राज्य झारखंड की स्थापना की गई। ये सही मायनों में उसी अबवा दिशुम, अबवा राज यानी हमारा देश हमारा राज के सपने का साकार होना था, जिसके लिए बिरसा और उनके हजारों अनुयायियों ने अपना खून बहाया था। आज अगर आप झारखंड की राजधानी रांची जाते हैं, तो हर दिशा में आपको उनकी स्मृति और उनके प्रति असीम सम्मान दिखाई देगा। बिल्कुल, रांची की जिस पुरानी जेल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, उस पूरे परिसर को अब भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और एक भव्य संग्रहालय में बदल दिया गया है। वहां महान मूर्तिकार राम सूतार द्वारा निर्मित उनकी 25 फीट ऊंची एक बेहद प्रभावशाली प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके अलावा रांची के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और भारतीय संसद के प्रांगण में भी उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित है, जो पूरे देश और हमारे नीति निर्माताओं को उनके उलगुलान की याद दिलाती है। ये सब इस बात का प्रमाण है कि सच्चा इतिहास कभी मिटाया नहीं जा सकता। वो जमीन से जुड़कर खड़ा होता है और पीढ़ियों तक अपना रास्ता खुद तय करता है। एकदम सही। तो आज के इस विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें,
तो हमने देखा कि कैसे मात्र 25 वर्ष का एक छोटा सा जीवन सदियों तक अपना प्रभाव छोड़ गया। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन सिर्फ एक हथियारबंद विद्रोह की कहानी नहीं है। ये धर्म, संस्कृति, समाज सुधार और राजनीति का एक अद्भुत संगम था। उन्होंने सबसे पहले अपने समाज को धार्मिक और नैतिक रूप से शुद्ध किया, उन्हें एक सूत्र में बांधा, उनका आत्मसम्मान जगाया। और फिर अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए उस समय के दुनिया के सबसे बड़े और क्रूर साम्राज्यों में से एक से सीधी टक्कर ली। और अंत में इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से बाहर निकलकर अगर हम आज की दुनिया की तरफ देखें तो एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब पूरी दुनिया में एक तरफ विकास की अंधी दौड़ है और दूसरी तरफ प्रकृति, जलवायु परिवर्तन और वनों को बचाने की गंभीर बहस छिड़ी हुई है, तो क्या भगवान बिरसा मुंडा का वो जल, जंगल, जमीन की रक्षा का संदेश आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो गया है? आज के आधुनिक समाज को गंभीरता से ये सोचना होगा कि क्या हम तथाकथित विकास की इस तेज रफ्तार में कहीं उन मूल अधिकारों और उस प्राकृतिक संतुलन को तो नहीं खो रहे हैं जिसके लिए आज से 125 साल पहले झारखंड के जंगलों में एक 25 साल के युवा ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ये एक ऐसा विचार है जो हमें इतिहास से सीखकर अपने भविष्य को संवारने की प्रेरणा देता है। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के भीतर लंबे समय तक गूंजना चाहिए। ये इतिहास का वो हिस्सा है जो कभी पुराना नहीं होता। इसी विचार के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जोहार।